मॉर्निंग दोस्तों। आप लोग पीछे को वाले सेशन में देखे होंगे कि हम बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का जो इरुटेरिया का जो बुक निकला हुआ था, जो कि 68वीं तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारा इसमें दिया हुआ है। तो हम पहला इतिहास का जो एंशियंट हिस्ट्री जो है उसका 1 से 25 तक क्वेश्चन कर चुके थे, और एंशियंट हिस्ट्री में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया और जो भी बचा हुआ अभी हम उसको क्लियर कर लेते हैं, और जहाँ तक हो पाता है एंशियंट हिस्ट्री को क्लियर करने का कोशिश करते हैं। तो मेरा पास 26 तक क्वेश्चन हो चुका था, जो कि 65वीं का जो एग्ज़ाम था 65वीं का क्लियर कर दिए थे। अब उससे आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। 26 तक क्वेश्चन था, अब हम 27 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सत्ताईस नंबर क्या बोल रहा है? 27 नंबर 65वीं का दिव्यांग कोटि का जो एग्ज़ाम अलग से हुआ था उसके लिए। तो इसमें है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला नंबर में हड़प्पा का उत्खनन 1921 में क्या कहते हैं, ये सही है। उसके बाद सेकंड में वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में, ये भी सही है। हड़प्पा व्यास नदी किनारे था, ये गलत है। हड़प्पा के उत्खनन करता आर.डी. बनर्जी थे, ये भी गलत है। छत्रवाला ताम्ररथ हड़प्पा से मिला, ये भी गलत है। 1-2 सही है, बाद में गलत है। इसका व्याख्या जो किया गया, व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। व्याख्या में हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 जिसमें राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। यह रावी नदी के तट पर स्थित है। यह स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह 5 विभिन्न सभ्यता थी तथा भारत में इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, जो घग्गर नदी के तट पर हरियाणा राज्य में स्थित है। और 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में से कौन सी नदी सब सैंधव प्रदेश में समाविष्ट नहीं थी? झेलम, रावी, चिनाब, साबरमती। तो साबरमती जो है ये सैंधव प्रदेश में समाविष्ट नहीं थी। बाद बाकी झेलम, रावी और चिनाब ये सैंधव प्रदेश में समाविष्ट था। झेलम, रावी, चिनाब, मगर साबरमती नहीं था। तो साबरमती इसका ऑप्शन सही होगा, जो कि नहीं है। ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग 7 नदियों वाले सब सिंधु क्षेत्र में निवास करते थे तथा साबरमती नदी इस 7 नदियों का भाग नहीं था। उसके बाद देखिए यहाँ पे विस्तार से इसका व्याख्या दिया गया है। देखिए ऋग्वेद कालीन कुछ नदियाँ निम्न है, जैसे प्राचीन नाम और वर्तमान नाम। देखिए कुंभ नदी को कुर्रम कहा जाता है वर्तमान में। कुभा नदी को काबुल नदी कहा जाता है। वितस्ता नदी को झेलम नदी कहा जाता है। अस्किनी नदी को चिनाब कहा जाता है अभी। परुसनी नदी को अभी वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। सदानीरा नदी को गंडक कहा जाता है। सरस्वती को घग्गर कहा जाता है वर्तमान में। घग्गर ही सरस्वती नदी था। उसके बाद देखिए 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में 500 युद्धक हाथी दिया था, ये सही है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था, जिसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। इस हार के बाद निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस को उपहार स्वरूप 500 युद्ध हाथी उपहार में दिया था। सेल्यूकस ने भी उपहार स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को 4 प्रदेश प्रदान किया था, जो कि निम्न है। देखिए जो मतलब सेल्यूकस निकेटर जो इसको दिया था, वापस जो किया था 4 प्रदेश, और ये था, इसका नाम है एरिया, प्राचीन नाम एरिया, एराकोसिया, पेरिपेनी, सडाई और जेड्रोसिया, ये 4 प्रदेश था। और जैसे देखिए एरिया का आधुनिक नाम है हेरात, एराकोसिया का कंदहार, हेरात कंदहार, पेरिपेनी सडाई का काबुल, उसके जेड्रोसिया का बलूचिस्तान। ये चारों भारत को उपहार स्वरूप दिया था सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चौराहा सही नहीं है? दंडी जो लेखक था 10 कुमार चरित्र पुस्तक का लेखक था, मतलब इसमें निगेटिव ढूंढना है। 10 कुमार चरित्र का लेखक था, ये सही है। विष्णु शर्मा पंचतंत्र का लेखक था। आर्यभट्ट बृहद संहिता, ये गलत है। भास्वप्न वासवदत्ता का लेखक था। आर्यभट्ट बृहद संहिता का लेखक नहीं था, तो सी नंबर गलत है।
10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी है। इस रचना में 10 कुमारों ने अपनी अपनी यात्राओं के अनुभवों का वर्णन किया है। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक विष्णु शर्मा है। स्वप्नवासवता के लेखक भास है। 6 अंकों का एक रोचक संस्कृत नाटक है। बृहत संहिता के लेखक वराह मिहिर है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें भूगोल शास्त्र से संबंधित बातों का वर्णन है। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभट्टीय है, जो 5 भागों में विभक्त है। गीतिकपदम, 10 गीतिका, गणितपाद, कालक्रिया और गोलसादा। 31 नंबर क्वेश्चन है, विग्रहराज 5 ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? विग्रहराज 4 ने। इससे पहले वह स्कूल का एक निर्माण किया था। विग्रहराज 4 ने 1153 ईस्वी के आसपास अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था, जिसे तोड़कर 1192 ईस्वी में कुतुब-उद-दीन ऐबक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। आगे चलकर 1213 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस मस्जिद को और आकर्षक बनवाया था। यही होगा। उसके बाद देखिए 1153 ईस्वी अजमेर में एक संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया था 1153 में, जिसे 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद के निर्माण करवाया था। आगे चलकर 1213 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इस मस्जिद को और आकर्षक बनवाया था। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का हमको इसमें खोजना है, कथन कौन सा सही है। तो देखिए इसमें चारों कथन सही होगा, 5वां कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। देखिए पहला है, कल्हन का ग्रंथ राजतरंगी संस्कृत में सही है। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था, सही है। अब्दुल हमीद लाहौरी का बादशाहनामा शाहजहां के शासन के बारे में है। अमीर खुसरो सितार का आविष्कारक था, ये सही है, चारों सही है। हमीदा बानो बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, यह गलत है। हमीदा बानो हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम थी, जो बाबर की पुत्री तथा हुमायूं की बहन थी। बाबर की पुत्री हुमायूं की बहन थी। इस पुस्तक से बाबर तथा हुमायूं के बारे में जानकारी मिलती है। इस पुस्तक के माध्यम से तत्कालीन समय के भारत की आर्थिक तथा सामाजिक दशा का विवरण भी प्राप्त होता है। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है। 33 नंबर क्वेश्चन में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने यह उपदेश अपने 5 शिष्य वास्या, महानामा, कौंडिल, भदिया एवं अश्वजीत के समक्ष किया था। देखिए 64वीं का क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। 64वीं बीपीएससी में जो एंशिएंट हिस्ट्री पूछा गया था उसका क्वेश्चन बोल रहा है 34 में, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? यहाँ देखिए मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। पशुपालन कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से। 34 का डी नंबर क्वेश्चन सही है, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ के बारे में पढ़िए। सर्वप्रथम कृषि एवं पशुपालन का साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी कृषि बस्ती है। इस स्थान से घोड़ा, गधा, खच्चर जैसे मालवाहक का प्रमाण मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण काल में मिलता है। इस काल में कृषि, पशुपालन, पत्थर, औजार आदि का विकास हुआ। वर्तमान में मेहरगढ़ पाकिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए। 35वें नंबर में बोल रहा है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था 35 में। देखिए विम कड़फिसस जो है प्राचीनतम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। विम कड़फिसस व्यापक पैमाने पे। तो भारत में सर्वप्रथम व्यापक स्तर पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन विम कड़फिसस ने किया था। इस शासक ने प्रारंभ में सिक्कों तथा शिलालेखों की एक विशेष श्रृंखला जारी की। इसने तांबा, सोना एवं चांदी के सिक्के भी चलवाए। विम कड़फिसस ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। यह कुषाण वंश प्रथम शताब्दी का शासक था। यह कनिष्क का पिता भी था। कनिष्क का पिता कौन था? विम कड़फिसस। उसके बाद है 36वां क्वेश्चन देखिए। 36वां क्वेश्चन में बोल रहा है
कि इसने इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो आर्यभट्ट ने क्या था? 36% ये होगा, आर्यभट्ट सही होगा। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण सूर्यास्त एवं सूर्योदय होता है। आर्यभट्ट गुप्त काल में एक प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी थे। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। इनके द्वारा लिखी कुछ पुस्तकें सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत आदि है। सूर्य सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत आदि है। 37 नंबर बोल रहा है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? कौन था ये बालपुत्र देव था। बालपुत्र देव शैलेंद्र वंशीय शासक। बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने बौद्ध विहार की स्थापना हेतु 5 गांव दान में दिया था। देवपाल के नेतृत्व में पाल साम्राज्य में चरमोत्कर्ष पर था। इसने राष्ट्रकूट वंश के शासक अमोघवर्ष को पराजित किया था। देवपाल की परम सौगात भी कहा गया है। देवपाल को परम सौगात भी कहा गया है। अब 38वां क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन सी किसने लिखी है? तो इसका आंसर देखिए ई होगा, ताकि इसका कोई अज्ञात लेखक था जो कि इसका लिखा था। तो पेरिप्लस ऑफ द इर्थियन सी पुस्तक भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों पर आधारित है। इस पुस्तक के लेखक का नाम स्पष्ट नहीं है। इस पुस्तक से भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। 63वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किया था। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं पक्की ईंट से बने मकान की प्रधानता, नगरीय सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, आदि ऐतिहासिक सभ्यता, व्यापार प्रधान सभ्यता आदि। मेगास्थनीज, अब देखिए 40वां क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो ये दूत था सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था तथा ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तकों में इंडिका प्रमुख है। इसमें जो मौर्य काल के समाज एवं संस्कृति का विवरण प्राप्त होता है। और 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर बोल रहा है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? अर्थशास्त्र जो इसका बीन ऑप्शन से शासन कला के सिद्धांत के अभ्यास पर आधारित है। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास से है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक चाणक्य कौटिल्य है। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। धनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, जिसके बाद यह चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत दिया जो कि काफ़ी प्रचलित है। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 42 नंबर क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो त्रिपिटक, इसमें धार्मिक पुस्तक त्रिपिटक है 3 गो पिटक, जिसका मतलब जैन का ही होगा। 42 का त्रिपिटक बौद्ध बौद्ध का ये पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 42 का देखिए डी नंबर ऑप्शन सही होगा। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध का। बौद्ध त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से। इस ग्रंथ में महात्मा बौद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया। इस ग्रंथ को लिखने में पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पिटक, सूत्र पिटक तथा अभिधम पिटक आते हैं। त्रिपिटक के भाग संकलन करता है विषय वस्तु विनय पिटक, उपाली भाषा, उपाली इसका संकलन करता था, संघ के नियम इसमें है। सूत्र पिटक में इसका संकलन करता था आनंद, जो बुद्ध के उपदेश इसमें दिया गया। अभिधम पिटक मोगली पुत्र दार्शनिक विषय पर था यह। देखिए विनय पिटक उपाली ने इसका संकलन करता था, संघ का नियम है इसमें। सूत्र पिटक आनंद ने क्या था? बुद्ध के उपदेश है इसमें। अभिधम पिटक मोगली पुत्र ने क्या था? संकलन दार्शनिक विषय पर था यह। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या? राजा के प्रति वफादारी, शांति व अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता, बड़ों का सम्मान। तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही होगा, एक से अधिक इसमें सही है। सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रस्तुत की गई आचार संहिता है।
अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी वे राहुलवाद सूत्र से लिखे। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक द्वारा शुरू किया गया था। पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। 44 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। 44 नंबर में बोल रहा है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। 44 नंबर क्वेश्चन में है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। 3 नंबर से मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था तथा यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाजों को 7 भागों में विभाजित किया था जो निम्न है। 1 है दार्शनिक, 2 में है किसान, 3 में है चरवाहा एवं शिकारी, 4 में है कारीगर एवं व्यापारी, 5 में है सैनिक, 6 में जासूस निरीक्षक, 7 में सभासद मंत्री। 45 नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो ये होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में यात्रा किया था। फाहियान चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की। इसने 399 से 414 ईस्वी तक भारत में बौद्ध शिक्षा ग्रहण किया। इसकी यात्रा का वर्णन एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांत है। फाहियान ने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया था। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। इसमें बोल रहा है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो है ना ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था तथा इसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। स्थानीय स्वशासन चोल साम्राज्य की प्रमुख विशेषता थी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों प्रांतों में विभाजित था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। वर्तमान पंचायती व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का आधुनिक रूप है। देखिए 47 नंबर क्या है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते थे? आकर्षक द्वार को गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम के नाम से जाना जाता है। यह हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग है। उसके बाद देखिए 62वें क्वेश्चन देखिए 62वें बीपीएससी में जो पूछा गया था इनसे पहले, उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया था। तो चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत यात्रा की थी। सुंगयुन कब क्या था यात्रा? 515 से 520 ईस्वी में क्या था? तो सुंगयुन एक चीनी यात्री था जो 515 ईस्वी में भारत आया था। इसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी प्राप्त करना था। 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक यह भारत में रहा। उसके बाद यह चीन वापस लौट गया। इसने ज़्यादातर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भ्रमण किया था। भारत आने वाले अन्य चीनी यात्री निम्न हैं फाहियान, हेनसियांग, इत्सिंग। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? टेराकोटा का हल बनावली से प्राप्त हुआ है। बनावली नामक हड़प्पाई स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जिससे पूर्व राजस्थान स्थित कालेगंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। 50 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो चेदी वंश से था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा चेदी वंश। देखिए चेदी वंश कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से है। खारवेल भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा में स्थित उदयगिरी पहाड़ी के पास हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। 51 नंबर क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? इसका 1 नंबर सही होगा। बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता है। गुप्त काल में आर्थिक उपयोग के आधार पर भूमि को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता था। इसी में वैसी भूमि जो जंगली हो जाता था बिना जोती हुई हो उसे अपरहत कहा जाता है। गुप्त काल के अन्य भूमि रूप क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। खिला बंजर भूमि को, बस्ती रहने योग्य भूमि को, सारा चारागाह को कहा जाता था। तो 25 क्वेश्चन इस सेशन में किए और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म ही कर दे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो थैंक यू गाइज।